प्रश्नावली 4.1 में प्रश्न नंबर 1 दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए जो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें x स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की घात यानी इस दो को गुणा करेंगे, x की घात ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बार है, तो ये इस साइड x स्क्वायर है, इस साइड x स्क्वायर नहीं है। या इसको पूरा खोल के देखिए, एक बार बताते हैं कि x स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, और यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं हो तो इसका मतलब होता है एक। तो एक का एक से गुणा करेंगे तो एक, और एक का डबल करेंगे तो दो, तो दो यहाँ पे प्लस दो, और जो x और y जो लिखा हो वो वापस लिख देते हैं x y। तो इसमें y नहीं है, सिर्फ x है। दो को x से गुणा करेंगे तो 2x, और दो को 3 से गुणा करेंगे तो 6, और दो के माइनस नहीं है और 3 के माइनस है, तो एक बार माइनस है तो माइनस। अब इन सब को इस साइड लाएंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इस साइड आएगा तो 2x माइनस में हो जाएगा, ये जो माइनस में है पहले ये हो जाएगा प्लस में बराबर 0। अब इसमें देखिए x की ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 2। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 2। अब देखो आपको ये पूरा अगर अभ्यास यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न है, तो हमें सिर्फ ये देख कर ही बता सकते हैं कि ये इसकी द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी यहाँ पे घात 2 है, इसका मतलब इसका तो स्क्वायर होगा, यानी इस साइड तो x की घात 2 होगी, इस साइड तो x की घात 2 होगी। इस साइड और देख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ x एक ही बार है और कोई है नहीं, तो इस साइड x की घात है 1। अब ये इस साइड आएगा तो इसकी घात हम 2 से कम नहीं होने वाली है, तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर लिखा है -2 और 3 - x। आपको सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे देखिए x सिर्फ एक बार आया है, इसका मतलब इस साइड x की घात है 2 और इस साइड x की घात है 1, तो यहाँ पर भी x स्क्वायर कहीं जाने वाला नहीं है, यानी ये रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये भी समीकरण द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि 2x - 1 और x - 3 और बराबर लिखा है x + 5 और x - 1। हमें देखिए इन दोनों का गुणा करना है, इसका मतलब x वाली चीज़ का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर और कोई x नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब ये जब ये इस साइड आएगा तो ये तो x स्क्वायर है 2 और ये है x स्क्वायर एक बार, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये है एक बार, तो 2 में से 1 घट जाएगा, फिर भी एक x स्क्वायर तो रहेगा, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर था 4 नंबर क्वेश्चन है ये इस प्रश्नावली का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है x - 2 और गुणा करना है x + 1 से, और इस साइड है x + 1 और ये है x + 3। देखिए सिर्फ आपको x को और इस x को गुणा करना है, तो यहाँ आ गया x स्क्वायर। इस साइड देखिए यहाँ पे x है और x है, x स्क्वायर को x स्क्वायर का गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 1 है और इस साइड भी 1 है, तो ये इस साइड आएगा तो 1 में से 1 घट जाएगा, तो ये x की ज़्यादा से ज़्यादा घात खत्म हो जाएगी, यानी ये x स्क्वायर और ये साइड आएगा x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो ये आ जाएगा 0। तो इसकी अधिकतम घात जो 2 थी वो नहीं रहेगी,
वो पद ही नहीं रहेगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन 5वां, क्योंकि चौथा भी कर लिया है। इसमें लिखा है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे जो x वाला पद लेना है, तो x में यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो इनका गुणा करेंगे 2x की घात हो जाएगी 2, और इस साइड देखिए x है एक बार, यहाँ पे भी x है एक बार, तो x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब जब ये तो है x स्क्वायर 2 बार, ये है x स्क्वायर एक बार, जब ये इस साइड आएगा तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा, तो 1x स्क्वायर बच जाएगा, यानी ये 2x स्क्वायर है। जब ये इस साइड आएगा तो 2x स्क्वायर में 1x। यदि इन प्रश्नों को जो इस तरह की कर रहे हैं, सिर्फ जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आए या फिर जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आए बहुविकल्पी कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि इसमें से ये घटेगा, तो ये देखिए कि ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। अगला इसमें छठा क्वेश्चन है, यानी जो x की ज़्यादा से ज़्यादा घात है वो x स्क्वायर होनी चाहिए, अगर कम है तो भी नहीं है और ज़्यादा है तो भी नहीं है। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर छठा है कि x स्क्वायर प्लस 3x, ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको, और इस साइड है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस साइड तो x स्क्वायर है और इस साइड का जब इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर रहेगा, इसे खोलेंगे तो। अब देखिए इस साइड भी x स्क्वायर यानी 1x स्क्वायर है और इस साइड भी 1x स्क्वायर, जब ये इस साइड आएगा तो इसमें से ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, मतलब कि x स्क्वायर का कोई पद ही नहीं रहेगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। आगे क्वेश्चन है, ये छठा क्वेश्चन था। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है x प्लस 2 की घात 3 और यहाँ लिखा है 2x और x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ए एक्स क्यूब करते हैं तो जो सूत्र है वो एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब यहाँ आएगा और इस साइड भी 2, इसको गुणा करेंगे तो देखिए 2 और x को इस एक्स स्क्वायर से गुणा करें, x की घात आ जाएगी 3 और इस साइड भी x की घात आएगी 3। अब देखिए कि ये जो पद है यानी हाईएस्ट जो घात है ये x की घात आएगी 3, इस साइड भी हाईएस्ट घात है 3, तो अब ये इस साइड जाएगा या इस साइड, ये पद इस साइड आएगा, यानी एक्स स्क्वायर में से ये माइनस हो जाएगा 2x क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, और यहाँ पे कोई अंक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अंक 1 है। अब अलग अलग चिन्ह हो तो बाकी करते हैं, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है तो 1x क्यूब, तो यहाँ बचेगा। यार अगर दोनों यहाँ पर भी 2 लिखा होता तो ये पद खत्म हो जाता और ये द्विघात समीकरण बन जाती, लेकिन इसमें हाईएस्ट घात है वो खत्म नहीं हो रही 3, तो ये त्रिघात समीकरण है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देख के ही पता चलता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ये है x माइनस 2 की घात 3। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट घात x की घात 3 और इस साइड देखिए इस साइड x की घात भी आएगी हाईएस्ट 3, तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, तो ये इस साइड आएगा तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब का पद नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इससे छोटी घात एक्स स्क्वायर रहेगी, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए। ये प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी हमें द्विघात समीकरण बनानी है।
इसमें पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अब आयताकार भूखंड का कह रहे हैं तो आप एक आयताकार भूखंड बना लीजिए। ये आयताकार भूखंड बना लिया। अब तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल 528 दिया हो, तो आयत का क्षेत्रफल कब आता है? जब लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं। अब लंबाई और चौड़ाई में पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई, ये मान लीजिए ये लंबाई लिख दी और चौड़ाई, ये चौड़ाई लिख दी। तो जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए आयत का क्षेत्र इसमें दिया हुआ है कि 528 है, तो ये 528 लिख देते हैं हम। ये क्या है? ये एल बी है, यानी आयत का क्षेत्रफल तो हमने 528 लिख दिया और एल की जगह एल, बी की जगह बी, और ये हमारा क्यों समीकरण नंबर बन गया एक। आगे पढ़ते हैं प्रश्न। आगे लिखा है क्षेत्र की लंबाई यानी मीटर में है, तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी अब देखिए एक साइड लिख लेते हैं हम लंबाई और एक साइड लिख देते हैं चौड़ाई। अब इसमें लिखा है, सबसे पहले क्या है कि जो लंबाई है, मतलब ये जो एल है, ये जो चौड़ाई है यानी जो बी है, इसके दुगुने, मतलब ये 2 से गुणा कर दो, इसको दुगुने से एक अधिक है, यानी ये एक जोड़ दो, एक अधिक है, यानी अब ये इसके बराबर है। प्रश्न में लिखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई है ना, उसका 2 गुणा से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है तो एक जोड़ देंगे, एक कम होता तो एक घटा देते। तो एल की जगह अब देखिए जो ये समीकरण, 2 समीकरण हो गए हमारे पास, एक ये। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम इसका हल करेंगे, 1 व 2 से क्या करेंगे, 528 की जगह 528 लिखेंगे, बराबर की जगह बराबर लिखेंगे। एल की जगह हम लिखेंगे 2b+1, 2b+1 गुणा, इन दोनों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है दिखाई दे रहा तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है, तो गुणा b, तो गुणा b। अब देखिए ये 1 से गुणा होगा, हमें 1 से गुणा नहीं करना है, इस पूरे से गुणा करना है, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एल है, एल से गुणा है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का गुणा एल है। अब इसको हल कर लेते हैं, 528 ये बराबर, अब इस b को इससे गुणा करेंगे तो 2, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो सिर्फ 2 अंक है तो 2। अब b को b से गुणा, मतलब b आ गया 2 बार। इसके बाद इस b को 1 से गुणा, तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। अब ये द्विघात समीकरण बन गए 2 में। अब सभी को इस साइड लेके आते हैं, तो ये 2b की जगह 2b, प्लस की जगह प्लस, b की जगह b। अब ये जो संख्या है ये इस साइड है, इसका बराबर उस साइड ले जाते हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर तो प्लस लिखा होता है, जब ये संख्या उस साइड जाती है तो प्लस का हो जाता है माइनस, यानी -528। और इस साइड कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ दूसरी साइड बचा है 0। अब इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन इस समीकरण में सिर्फ हमें ये समीकरण निकाल के ही दिखाना है, हल करना नहीं है। देखिए जो 4.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। अब क्रमागत का मतलब होता है लगातार, और धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, और पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या पॉइंट में नहीं हो। तो मान लीजिए ये पहली संख्या x है, तो लगातार, तो दूसरी हो जाएगी ऑटोमेटिकली x+1। अब आगे लिखा इनका गुणा है वो 306 है, तो गुणा मतलब x का और x+1 का, इनका गुणा है वो है 306। ये प्रश्न में लिखा है तो हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। आगे लिखा है
हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो ये इसकी गणितीय द्विघात रूप में द्विघात हो जाएगी। x को x से गुणा करेंगे तो x यानी जैसे 2 गुणा 2 तो 2 की घात 2 लिखते हैं, इसी प्रकार x को x से गुणा करेंगे तो x की घात हो जाएगी 2। और x को 1 से गुणा करेंगे, किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही संख्या आती है, यानी ये आ जाएगी x। और ये जो संख्या है तो इस साइड ले आएंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, ये इस साइड आएगी तो ये हो जाएगी -306, तो दूसरी साइड बच जाएगा 0। तो ये इसका समीकरण है, द्विघात समीकरण। और अगले जो प्रश्न होंगे उनमें द्विघात समीकरणों को हल भी करेंगे। कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, हमें तो ये पता नहीं है रोहन कितने साल का है, तो पहले बताएंगे रोहन ये लिख देते हैं वर्ष। अब मान लीजिए रोहन हमें पता नहीं है, जो संख्या पता नहीं हो तो इसको ABCD में से कोई भी लेटर ले लेते हैं, ABCD XYZ। तो ये तो हो गई रोहन की आयु, और उसकी माँ की आयु होगी, तो रोहन की माँ की लिख देते हैं रोहन की माँ यहाँ पे लिख देते हैं वर्ष। तो कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें 26 जोड़ देंगे तो ये 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी उसकी माँ। ये तो है अभी। अब ये आयु करंट आयु है, यानी अभी की आयु है। आगे लिखा है इसमें, आगे लिखा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 साल बाद में उसकी माँ और वो रोहन कितने साल का हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 जोड़ दो, जितने साल का बीजे 15 है तो 18 हो जाएगा। तो x है तो 3 जोड़ देंगे, ये 3 जोड़ दिया। इसी प्रकार उसकी माँ की आयु भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो अभी x + 26 है तो 3 और जोड़ देंगे तो 26 से 3 29 हो जाएगा। अब इसमें लिखा है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा है, इन दोनों माँ बेटे के गुण जो आयु है उसका गुणा है वो 360 है। यानी प्रश्न कह रहा है कि ये उसकी 3 साल के बाद जो आयु है माँ बेटे की और माँ की, उनका जो गुणा है, तो ये इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है ये गुणा। तो गुणा करेंगे तो ये आएगा 360। तो ये 360 प्रश्न में लिखा है तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो x को x से गुणा करेंगे, यानी 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 2 की घात 2 लिखते हैं। इसी प्रकार x को x से गुणा करेंगे तो x की घात लिख देते हैं 2। अब x का गुणा करेंगे 29 से, तो 29 से जैसे 2 को 3 से गुणा करना है तो 2 गुणा 3 लिख देते हैं। इसी प्रकार 29 को x से गुणा करना है तो 29 गुणा x लिख देते हैं, 29 गुणा x। अब ये x का तो हो गया गुणा। अब इस 3 की बारी है, तो 3 को x से गुणा करेंगे तो वैसे ही है, जैसे 2 को 3 से गुणा करो तो 3 गुणा 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार 3 को x से गुणा करेंगे तो लिख देंगे 3 गुणा x। यहाँ पे लिखा है 3 गुणा x, यानी इन दोनों के बीच जो चिन्ह है वो गुणा का है। जो अगर कोई चिन्ह नहीं दिखाई हो कोई सी संख्या, 2 संख्या के बीच में, तो उनके बीच चिन्ह होता है गुणा। तो इसका इससे गुणा कर दिया। अब इस 3 को 29 से गुणा करेंगे, तो 29 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये 3 कम हो जाएगा 60 में से 57। हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो संख्या है इसको इस साइड ले आएंगे तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इस साइड आएगी तो आ जाएगा -360 और कुछ नहीं बचा उस साइड, तो लिख देंगे 0। अब इनको घटते क्रम में लिखेंगे, घातों को घटते क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे पहले जो घात है सबसे ज़्यादा, यानी 2 घात x की घात है 2। अब यहाँ पे x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात 1 है। तो देखिए ये तो
एक जैसे चिन्ह है, यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस, तो अगर समान चिन्ह हो तो जोड़ती है संख्याएं, तो 29 से 3 हो जाएंगे 33, 32x। और यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, अलग अलग चिन्ह हो तो होता है बाकी होती है, समान चिन्ह हो तो जुड़ जाती है संख्याएं, अलग अलग चिन्ह हो तो घट जाती है। तो 360 में से 87 घटा देंगे तो 10 में से ये 7 तो आ जाएगा 3, ये हो गया 5, यानी 15 में से 8 गया तो 7, ये हो जाएगा 2। तो ये अब देखिए चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह हमेशा जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आता है, तो ये आएगा -273 बराबर 0। तो ये जो लिखा है उसको एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा है। चौथा क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यानी एक रेलगाड़ी है वो ये जो दूरी है 480 किलोमीटर, दूरी को d से लिखते हैं तो d बराबर समान स्पीड से तय करती है। तो एक तो हमारे पास है दूरी और एक है चाल, तो लिख देते हैं रेलगाड़ी की चाल। अब चाल को मान लीजिए हम वी यू जो भी लिखते हैं, मान लीजिए वी लिखते हैं वी, तो चाल है वी, और ये दूरी इसमें लिखा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है, यानी एक समय लगेगा। यहाँ पे लिख देते हैं समय लगेगा। तो एक तो है चाल और एक है समय, तो हमें ये पता नहीं है कि उसकी स्पीड क्या है, और ये भी पता नहीं है कि उसे कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये पता है कि दूरी 480 किलोमीटर है। अब आगे इसमें जो प्रश्न लिखा है कि इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी स्पीड कम कर दिया, स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड कम कर दीजिए, यानी जिस स्पीड से चल रही है उससे 8 किलोमीटर पर और स्पीड कर देनी है कम, तो उसे टाइम बढ़ जाएगा, यानी जितना टाइम लगेगा उससे 3 घंटा ज़्यादा टाइम लगेगा, ये इसमें लिखा है प्रश्न में। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, चाल का मतलब ये वी ज्ञात करना है। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने के बाद है, और ये पहले ये जो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी वर्तमान लिख देते हैं, वर्तमान चाल, ये वर्तमान चाल और समय है, और ये 8 किलोमीटर स्पीड कम करने के बाद स्पीड है। अब हमें यह पता है कि वेग बराबर होता है, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये सूत्र हमें पता है। इस सूत्र में हम मान रखेंगे, पहले तो ये लिखते हैं, तो इसमें तो वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग की जगह वेग, और डी हमें पता है कि डी है 480 किलोमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 480 किलोमीटर, और टी की जगह लिख देते हैं टी, क्योंकि वी टी हमें दो ही पता है पहली कंडीशन में। तो 400 अब आगे यहाँ पे लिख देते हैं, चलो कि वी को, और ये टी इस साइड गुणा में आएगा तो टी, तो ये आ गया 480, ये एक नंबर समीकरण हमारे पास। दूसरी समीकरण इसके पैरेलल में लिख लेते हैं कि यही सूत्र काम में लेके कि v तो v है, और v है हमारे पास है v-8, यानी स्पीड अब कम है, v की जगह हमारे पास ये भी बराबर की जगह बराबर, और जो d है वो दूरी वही है, दूरी चेंज नहीं हुई है, तो 480 किलोमीटर बट्टे
समय, समय कितना लगा इसमें समय, यानी एक तो कंडीशन है ये और एक कंडीशन है ये, दो कंडीशन है। तो इसमें वेग ये है और टाइम ये, तो टाइम लगा इसमें t + 3 घंटे ज़्यादा। अब जैसे ये 480 अकेला है और इसको भी इससे गुण, जैसे v को 3 को गुणा किया, इसी प्रकार v - 8 और t + 3 को भी गुणा कर देते हैं, यानी v - 8 और t + 3 को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 480। ये दोनों में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ये भी 480 है और ये भी 480 है। इसका मतलब जो ये लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है ये और ये बराबर है, क्योंकि ये भी 400 है 480 और ये भी 480 है, तो ये दोनों बराबर है। फिर तो हम लिखेंगे Vt बराबर v - 8 और t + 3। अब Vt की जगह तो हमें Vt लिख देते हैं और इनका गुणा करेंगे तो v को पहले t से गुणा करेंगे, तो जैसे 2 को 3 से गुणा करते हैं 3 × 2, v को t से गुणा करेंगे तो v × t। अब v को 3 से गुणा करेंगे तो 3v आ जाएगा 3v। अब 8 की बारी, 8 को t से गुणा करेंगे तो ये एक बार माइनस में है तो -8t, और फिर 8 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24, और एक बार माइनस है तो माइनस, दो बार माइनस आता तो प्लस। अब ये एक हमारे पास समीकरण बन गई। अब इस Vt को इस साइड ले लाएंगे तो ये देखिए Vt पहले से ही एक Vt ये है, ये Vt भी प्लस में है और ये भी इस साइड प्लस में। जब ये इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो Vt में से Vt घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो बच जाएगी कौन सी समीकरण, सिर्फ 3v - 8t - 24। तो ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। अब देखिए कि इस साइड कुछ नहीं बचेगा जब पक्षांतरण हो गया तो यहाँ पे लिखें 3v - 8t और -24। अब इस समीकरण में या तो v हटा दो या t हटा दो, तो हमें जैसे प्रश्न में ज्ञात करना है उस हिसाब से हम इसमें हटाएंगे। तो इसमें कुछ चाल ज्ञात करनी है, यानी चाल को तो रखना है, यानी v को रखना है, t को हटाना है। तो इस समीकरण से देखिए कि अगर t को अकेला करेंगे तो t बराबर आएगा 480/v। यहाँ पे एक और टर्म लिख देते हैं कि जो t है वो 480/v आएगा, क्योंकि इसको हमें t की जगह ये संख्या लिखनी है, ये वैल्यू रखनी है। अब देखिए 0 की जगह 0, 3 की जगह 3, v की जगह v, माइनस की माइनस, 8 की जगह 8 और t आते ही हमें लिखना है 480/v। तो 480/v और -24। अब देखिए इन सभी संख्याओं का जो लय से लेते हैं वो लेते हैं, तो ये तो 0 बराबर, या ऐसे करते हैं कि इस पूरी संख्या को v से गुणा कर देते, क्योंकि ऊपर v आएगा तो v से v खत्म हो जाएगा। तो v से इसको गुणा करेंगे 0 बराबर, v को इससे गुणा करेंगे तो 3 अपनी जगह और v एक पहले से एक v और आएगा तो v² हो जाएगा। अब यहाँ पे एक v आएगा तो v से v कट जाएगा, तो ये बन जाएगा। इस संख्या को गुणा कर लेते हैं पहले, 0, 8 और 64 और 6, 8 32, 32 6 38, और इसको v से गुणा करेंगे तो -24v। यहाँ पे लिख देते हैं v से गुणा करने पर, यानी ये लाइन हमारे पास v से गुणा करने पर है। अब देखिए इसमें शायद 3 का भाग चला जाएगा, 8 12, ये 3 का भाग चला जाएगा इसमें, तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 0। अब 3 का भाग देंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये v² आ जाएगा। इसमें 3 का भाग देंगे तो 1 और ये 2 और ये 8 और ये 0 और -8।
तो ये आ जाएगा 8v। तो ये हमारे पास एक फाइनल द्विघात समीकरण आ गया है इसमें। अब इसमें अगर हमें v का मान ज्ञात करना हो तो इस समीकरण को हल करना होगा, और समीकरण हल करना अगली प्रश्नावली में सीखेंगे।